हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। क्या भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? आपको बताना है कि लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन से बंदरगाह तथा तेल शोधक केंद्र दोनों हैं? आपको बताना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन से बंदरगाह तथा तेल शोधक केंद्र दोनों हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम और चेन्नई व मुंबई। कौन? विशाखापट्टनम, चेन्नई व मुंबई। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपको बताना है कि जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। किस पर बना हुआ है? महानदी पे। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस राज्य में? उड़ीसा में है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, महाराणा प्रताप के किस सुरमा सरदारों में एक मुसलमान था, उसका नाम था? आपको बताना है कि महाराणा प्रताप के 3 सुरमा सरदारों में से एक ठो कौन था? मुसलमान था, और उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हकीम खां सूरी। क्या नाम था? हकीम खां सूरी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, देख लेते हैं, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक बार लोकसभा का सामना नहीं किया? आपको बताना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जो एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, डूरंड कप का संबंध किससे है? आपको बताना है जो डूरंड कप है उसका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल है। किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? आपको बताना है कि निम्न 4 विकल्पों में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव विज्ञान। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? जीव विज्ञान में। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्न में कौन सा विषय संघीय सूची से है? आपको बताना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विषय संघीय सूची से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनगणना। क्या? जनगणना। क्या? जनगणना का विषय संघ सूची से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, शारदा अधिनियम ने क्या किया? आपको बताना है कि जो शारदा अधिनियम था उसने क्या किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह की उम्र को बढ़ाया। क्या किया? विवाह की उम्र को बढ़ा दिया। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? आपको बताना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या प्राथमिक समूह नहीं है? हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 12, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है जो नागार्जुन सागर बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी। हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? क्या विजयनगर जो साम्राज्य था वह किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी। किस नदी के तट पे? तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित था। दोस्तों यह सभी प्रैक्टिस सेट के पेपर हैं, आप लोग इसे रिपीट करते चलिएगा, यह पेपर में आने की अत्यधिक संभावना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख जनवरी 2022 में कौन बने? आपको बताना है कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो है उसके नए प्रमुख
कौन बनाए गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस सोमनाथ। कौन बनाए गए? एस सोमनाथ को बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? आपको बताना है कि जब मुद्रास्फीति होती है तो उस समय कौन सा वर्ग लाभ को प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी वर्ग। कौन सा वर्ग? व्यापारी वर्ग। जब मुद्रास्फीति है तो व्यापारी वर्ग लाभ को प्राप्त करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है वह स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को व्याख्या नहीं करता, लेकिन यह इसमें अंतर्निहित है। तो वह किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19A। 19A के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम नहीं है? आपको बताना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपन्नता। संपन्नता जो है वो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला होगा क्वेश्चन नंबर 18, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आपको बताना है जो अलीगढ़ आंदोलन था वह किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान ने। किसने चलाया था? सैयद अहमद खान ने। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 19 होगा, पुलिकेशिन द्वितीय की एहोल प्रस्ती का लेखक कौन था? यानी आपको बताना जो पुलिकेशिन द्वितीय का एहोल प्रस्ती अभिलेख था उसका लेखक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां होगा, निम्न में से कौन सा सदन ऐसा है जिसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उस सदन का सदस्य नहीं होता? आपको बताना है निम्न में से कौन सा सदन ऐसा है जिसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उस सदन का अध्यक्ष ही नहीं होता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। कौन सा सदन है? राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, चलिए देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? निम्न 4 विकल्पों में से किस लेंस का उपयोग करके मायोपिया के रोग को ठीक किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। कौन से लेंस का उपयोग करके? अवतल लेंस का उपयोग करके मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन 22 है, हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ था? यानी किस सन के मध्य हस्तिनापुर का उत्खनन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 से 1952 के मध्य हस्तिनापुर का उत्खनन किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 होगा, श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि जो श्वेतलिंग कप है वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 होगा, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? आपको बताना है कि वो कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नायलॉन 6। किसके निर्माण के लिए? नायलॉन 6 के निर्माण के लिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 होगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी घाट क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। अपना अगला क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या है। दोस्तों आप इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट के पेपर है और आने के पेट में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चलनी नलिका। क्या? चलानी नलिका
जाइलम का भाग नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 होगा, निम्न में से किस पादप का परागकण कारक है? निम्न में से किस पादप का परागकण कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनियम। क्या? पार्थेनियम। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा पास दर्रा स्थित है? कौन सा दर्रा? डेबसा पास दर्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न होगा 29 नंबर 29, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? आपको बताना है कि जो प्राचीन भारत था उसमें जंगलवासियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निषाद। किस नाम से जाना जाता था? निषाद के नाम से जंगलवासियों को जाना जाता था। प्लस क्वेश्चन नंबर 29 होगा, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता। क्या? सहभोजिता कहलाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 32, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? आपको बताना है जो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में। कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 होगा, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का डैश था? किसने किया था? मतलब जो दीवान ए अर्ज विभाग था वह किसके अंतर्गत आता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग। किसके अंतर्गत? जो दीवान ए अर्ज था उसे सैन्य विभाग के नाम से जाना जाता था। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 होगा, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार में से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काट दिया जाए। कैसे? क्षैतिज रूप से। तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? यानी कि जब किसी आर्द्र वाले दिन में किसी तने के ब्लेड से काट दिया जाए तो वहाँ से जो निकलते हैं रस पानी के रूप में, वह किस कारण से निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब के कारण। किसके कारण होता है क्रिया? मूल दाब के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना होना चाहिए? यानी जब आपको लोकसभा में विपक्ष का नेता कब माना जाएगा? जब आपके पास कम से कम कितने सीटें होंगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना? 1/10 सीटें। कम से कम आपके पास 1/10 सीटें होनी चाहिए तो आपको विपक्ष का नेता माना जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? आपको बताना है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। कौन सी झील है? बुलर झील है। हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है जो निम्नलिखित 4 शब्द है उसे तार्किक क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 1 3 5 2। मतलब पहले क्या होगा? रोग होगा, तब उसका वो अस्पताल में जाएगा, तब वहाँ पे उसको भर्ती किया जाएगा, तब वो उसका उपचार होगा, तब निदान हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 होगा, अलंकेश्वर स्थित है? यानी जो अलंकेश्वर मंदिर वह कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39 होगा, सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना की गई थी? आपको बताना है जो सड़क सीमा संगठन बीआरओ उसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में। कब की गई थी? 1960 में की गई थी बीआरओ की स्थापना।
हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? आपको बताना जो जैन धर्म है उसके 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? यानी जो अकबर के समय निम्नलिखित में कौन सी भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरीबा। जरीबा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 होगा, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? यानी जो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था उसमें कुल कितने सदस्य? तो कितने सदस्य थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 होगा, मुर्रा नस्ल है, यानी कि आपको बताना जो मुर्रा नामक नस्ल है वह किसकी नस्ल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भैंसों की। भैंसों की नस्ल क्या है? मुर्रा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 से, बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। आपको बताना है बंगाल में अमला डैश का अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमींदार। कौन होता था? जमींदार होता था। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 होगा, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? यानी 6ठी और 4थी शताब्दी के मध्य में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। कौन सा था? मगध जो जनपद था वह सबसे शक्तिशाली जनपद था। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 46, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे राष्ट्रपति सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव लक्ष्मण करदीकर को। किसको? राजीव लक्ष्मण करदीकर को। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 होगा, क्या है 47? हाल ही में चर्चा में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो सेमेरू ज्वालामुखी है वह किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 होगा, दिसंबर 2022 में किस देश ने B-21 नामक अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बम्पर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। किसने लॉन्च किया? अमेरिका ने। हमारा क्वेश्चन नंबर 49, सोन नदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है जो सोन नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक है। कहाँ की? अमरकंटक के पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल है। और क्वेश्चन नंबर 50 होगा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? यानी कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत राष्ट्रपति को यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह कोई भी संशोधन हो उस पर सहमति देकर ही रहेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 संविधान संशोधन, यानी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितने प्रश्नों को सही किया और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।